Hi, this video is about somatic symptom and related disorders. As always, we'll talk about DSM-4 and DSM-5 classification. So let's proceed. First of all, what are somatic symptom disorders? Um, so soma means body. So people with somatic symptom disorders experience bodily symptoms that cause them significant psychological distress and impairment. So these disorders contain involve physical symptoms combined with abnormal thoughts, feelings and behaviors in response to those symptoms. इन लोगों को कुछ फिजिकल सिम्टम्स होती है जिनकी बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वरी नहीं करेंगे, बट जिनको ये डिसऑर्डर है वो उन सिम्टम्स के बारे में इतना ज़्यादा एक्सेसिव वरी करेंगे कि मुझे क्या हो गया है, कहीं मुझे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है. तो ये उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. विल टॉक अबाउट इट्स टाइप्स. तो ये DSM-5 की हम पहले बात करेंगे. तो DSM-5 में 4 कैटेगरीज दी हुई हैं अंडर सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. फर्स्ट इज़ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, देन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर एंड फैक्टिशियस डिसऑर्डर. सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. तो फर्स्ट इज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. अब DSM-4 में क्या था, 3 तरह की डिसऑर्डर्स थी जो अंडर सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. वो थी हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर एंड पेन डिसऑर्डर. अब वो सारे चले गए हैं. दीज डिसऑर्डर्स आर नॉट देयर एनी मोर इन DSM-5. इन तीनों को एक तरह से हम कह सकते हैं कंबाइन करके ये एक ही डिसऑर्डर दे दी इन्होंने, दैट इज़ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. अब हम बात करेंगे कि ये है क्या. So somatic symptom disorder, in this a person might be having one or more somatic symptoms that are प्रेजेंट इन देयर बॉडीज़. एक तो कुछ भी सिम्टम्स होंगे, मे बी मेरा पेट थोड़ा दुख रहा है, बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स. एंड दीज सिम्टम्स आर क्रिएटिंग एक्सट्रीम डिस्ट्रेस to these people, which can result in significant disruption of their daily lives. So excessive and maladaptive thoughts, feelings and behaviors related to the physical symptoms, all three of the following must be present. First is clearly disproportionate and intrusive worries about the seriousness of the symptoms, extreme anxiety about the symptoms, excessive time and energy devoted to the symptoms or health concerns. Excessive concern have persisted at clearly problematic level for at least 6 months. तो ये भी डिसऑर्डर 6 months तक एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए डायग्नोसिस अगर हमें करना है तो. द एक्सेसिव कंसर्न्स अबाउट फिजिकल सिम्टम्स आर परवेसिव एंड कॉज सिग्निफिकेंट डिसरप्शन एंड इम्पेयरमेंट इन डेली लाइफ. ये हमने ऑलरेडी बात कर ली थी. If a diagnosed medical condition is present, the thoughts, feelings and behaviors are grossly in excess of what would be expected given the nature of the medical condition. जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल उनको कुछ भी थोड़ा फिजिकली प्रॉब्लम हुआ और उनकी जब मेडिकल टेस्ट करवाए गए तो मे बी थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा कुछ वरी करने वाली बात नहीं होती जितना वो एक्सेस में सोच लेते हैं कि यार दिस माइट बी वेरी सीरियस, और दे गेट एक्सट्रीमली वरीड अबाउट whatever has come in those medical tests, no matter how small it is. और क्या होता है, if no medical diagnosis has been made, a thorough medical workup has been performed to rule out possible causes and is repeated at suitable intervals to uncover medical conditions that may declare themselves with the passage of time. तो क्या होता है, अगर मान लो टेस्ट में कुछ थोड़ा बहुत आ गया, दे स्टार्ट टू गेट एक्सट्रीमली वरीड. और अगर टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, उनके मन को हम बोल सकते हैं तसल्ली नहीं होती. दे विल गो ऑन एंड ऑन, वो हर चीज़ का बार बार टेस्ट करवाएंगे सिर्फ ये श्योर होने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को सच में कुछ बहुत सीरियस कंडीशन है, तो वो बार बार अपना टेस्ट करवाते रहते हैं. ये भी इस कंडीशन में होता है. सो अगर हम बात करें कि ये क्यों होता है, कॉज ऑफ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. सो फ्रॉइडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इज़ सेड दैट इन लोगों के अंदर बहुत सारे दे हैव unconscious unresolved conflicts. So as a defense mechanism, rather than being expressed directly, psychic energy is instead channelized into more acceptable physical problems. So this is according to Freudian perspective. एक बहुत सिंपल मॉडल है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए. सो देयर आर 4 stages. फर्स्ट स्टेज इज़ अटेंशन टू बॉडीली सेंसेशंस. फॉर एग्जांपल मेरे पेट में थोड़ा सा कुछ सेंसेशन हुई मान लो, सो आई मे नोटिस इट एट फर्स्ट. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, दैट माई स्टमक हर्ट्स एंड फील्स वियर्ड. सेकेंड स्टेज में क्या होगा, एट्रीब्यूशन ऑफ सेंसेशंस टू द इलनेस.
So if my stomach feels weird, something is wrong and I must be very sick. So this is second stage. What is third stage? Worry or catastrophic thinking. So I may think, okay, do I have ulcers? Could it be like stomach cancer? So इस तरह की बहुत एक्सट्रीम में इंसान सोचने लग जाता है. एंड देन फोर्थ एंड लास्ट स्टेज इज़ हेल्प सीकिंग. तो इंसान को इतनी ज़्यादा वरी हो जाती है इस चीज़ की वजह से कि मुझे क्या हो गया है. सो ही विल गो टू अ डॉक्टर. ही विल से आई नीड टू सी माई डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. सो दीज आर 4 स्टेजेस ऑफ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज़ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, people have high anxiety about having or developing a serious illness. सो पिछला डिसऑर्डर जो हमने डिस्कस किया उसमें था कि थोड़े बहुत फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट थे जिसको सोच सोच के इंसान अ पर्सन गेट्स वेरी वरीड. बट इसमें क्या है, इसमें द सिम्टम्स आर नॉट इवन प्रेजेंट, और अगर हैं भी तो दे आर एक्सट्रीमली माइल्ड. बट अ पर्सन हैज़ दिस प्री ऑक्यूपेशन विद हैविंग और acquiring a very serious illness. Somatic symptoms are not present. और ऐसा भी अगर एक इंसान के साथ 6 मंथ्स तक हो रहा हो या 6 मंथ से ज़्यादा, तभी हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर. सो इसको स्टार्टिंग में हिस्टीरिया भी बोला जाता था. सो कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, वन और मोर सिम्टम्स ऑफ ऑल्टर्ड वॉलंटरी मोटर और सेंसरी फंक्शंस. सो देर आर फिज़िकल सिम्टम्स प्रेजेंट, और फिज़िकल सिम्टम्स भी वो सीवियर हैं काफ़ी, वो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. बट क्लिनिकल फाइंडिंग्स प्रोवाइड एविडेंस of incompatibility between the symptom and recognized neurological or medical conditions. So physical symptoms present है, थोड़ी severity ज़्यादा है उनकी, जैसे हमने पहले disorders में डिस्कस किया, वहाँ पे थोड़े बहुत mild symptoms थे, यहाँ पे थोड़ी severity ज़्यादा है. बट जब भी हम उन लोगों का टेस्ट करवाने जाते हैं, मान लो कि किसी को पैरालिसिस हो गया, जब हम उसका मेडिकल टेस्ट करवाने जाएंगे एक नॉर्मल हॉस्पिटल में, उन टेस्ट में कुछ नहीं आएगा. सो इसका कॉज बोला जाता है कि जब बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, बहुत, या फिर ट्रॉमा हो, या फिर अगर हम फ्रॉइडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस में, जैसे हमने पहले भी कहा कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सो वो सब फिज़िकल सिम्टम्स में चैनलाइज हो जाते हैं. और ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत कॉमन हुआ था, जहाँ पे स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा था. सो what happened was people were suffering from paralysis of legs. So that enabled the soldiers to avoid an anxiety arousing combat situation without being labeled as coward or being subject to proceedings. So क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा था. तो अब जो सोल्जर्स हैं दे कांट डायरेक्टली से नो कि मैं वॉर में नहीं जाऊँगा फाइट करने के लिए. सो उनके अंदर एक अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जहाँ पे दे मे बी दे नॉट वांटिंग टू फाइट बट दे हैव टू. सो इन दैट केस द सिचुएशन इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, एंड व्हाट हैपन्स इज दे ऑफन सफर्ड फ्रॉम पैरालिसिस और अदर फिजिकल सीरियस सिम्टम्स, जहाँ पे वो सिर्फ उनके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट या फिर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से फिजिकल सिम्टम्स आए. बट अगर हम कोई भी मेडिकल टेस्ट करवाएंगे तो एज आई सेड उनमें कुछ नहीं आएगा. सो ये एक अनकॉन्शियस मैकेनिज़्म है. ये भी नहीं कि वो जानबूझ के बोल रहे हैं कि यू नो आई एम हैविंग दिस और मुझे पैरालिसिस हो गया, वो एक्टिंग कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली हैविंग पैरालिसिस, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सम ऑर्गेनिक कॉज, इट्स बिकॉज ऑफ अ साइकोलॉजिकल कॉज. द लास्ट वी हैव इज़ फैक्टिशियस एंड मेलिंगरिंग डिसऑर्डर. सो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बट पहले हम बात करते हैं कि क्या कॉमन है इन दोनों डिसऑर्डर्स में. जो चीज़ कॉमन है दैट इज़ फॉल्सिफिकेशन ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल साइंस और सिम्टम्स, और इंडक्शन ऑफ इंजरी और डिसीज एसोसिएटेड विद आइडेंटिफाइड डिसेप्शन. द इंडिविजुअल प्रेजेंट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अदर्स एज इल, इम्पेयर्ड और इंजर्ड. सो यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो अपने सिम्टम्स को फॉल्सिफाई करते हैं. उनको रियल में कोई भी वो बीमार नहीं है, उनको कोई भी फिज़िकल सिम्टम नहीं है, या तो वो अपने सिम्टम्स फॉल्सिफाई करेंगे, दूसरों को बोलेंगे कि मेरे को ये हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, या कोई भी फिज़िकल सिम्टम, बट एक्चुअल में उनको वो कुछ भी नहीं है. सो दिस हैपन्स इन फैक्टिशियस एंड मेलिंगरिंग डिसऑर्डर. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जाम्पल विद यू, अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने बताया था, उनका एक्सपीरियंस. सो देयर वाज अ क्लाइंट who was a girl. So she used to bleed from her head every day,
एंड एवरीबडी अराउंड हर पेरेंट्स, हर फैमिली वाज रियली वरिड। और जब वो टेस्ट करवाते थे तो उनको कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। लेटर दे फाउंड आउट दैट शी वॉज एक्चुअली यूजिंग हर मेंस्ट्रुअल ब्लड। वो बस अपना मेंस्ट्रुअल ब्लड अपने सर पे लगा लेती थी एक तरह से, एंड शी यूज्ड टू से कि माई हेड इज़ ब्लीडिंग। So this is the example of this disorder that we are studying right now. So now let's talk about the difference between factitious and malingering disorder. So the key difference is that in factitious disorder a person receives no tangible external rewards. फैक्टिशियस में क्या होता है, इंसान अपने सिम्टम्स को फेक तो कर रहा है बट नॉट फॉर एनी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, वो बस कर रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट अ पर्सन हु इज़ मेलिंगरिंग, उसको वो इंटेंशनली प्रोड्यूस कर रहा है सिम्टम्स या एक्सैजरेट कर रहा है हिज और हर फिजिकल सिम्टम्स एंड इज़ मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल इंसेंटिव्स सच एज अगर मैं ये सिम्टम्स दिखाऊंगी तो मुझे मे बी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, या फिर अगर मान लो बड़ों की एग्जांपल दे तो कोई अगर अपने सिम्टम्स फॉल्सिफाई कर रहा है, ही और शी मे बी डूइंग सो एज टू अवॉइड डूइंग वर्क, सो दैट वुड बी classified as malingering disorder. So this was all about सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बस लास्ट में मैं ये बता देती हूँ कि DSM-4 और DSM-5 में क्या क्या क्लासिफिकेशंस थी। सो हाँ, DSM-4 में सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के अंदर आता था पेन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर। बस ये 4 कैटेगरीज थी। और DSM-5 में क्या हुआ, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, जिसमें पेन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस को कंबाइन कर दिया, एक ही डिसऑर्डर है ये अब। और एक तो ये हो गई, सेकंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर और फैक्टिशियस एंड मेलिंगरिंग डिसऑर्डर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन DSM-4 एंड DSM-5। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।